पास आया। तो मेरी पहली पहली टीचर मनोहर दादी थी। तो मनोहर दादी के टीचर होने के नाते से हमें, और उस समय पर आप देखें कि 1958 से लेकर के बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 1969, लगभग 10 वर्ष का टाइम ऐसा था जबकि उस समय पर सेवाएं तो होती नहीं थी। उस समय पर सेवाएं तो इतनी होती नहीं थी। आ रही है आवाज? अब पूरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? थोड़ी कम, थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, तो भाई कैसे बढ़ाएं इसको, आवाज को कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ाओ? इधर से तो फुल, हमने तो फुल रखी हुई है यहाँ पर। हमने भी हमारी तरफ से फुल आवाज है। ठीक है, आप चालू रखिएगा। आपको अपना अपना वीडियो ठीक कर लो। आवाज तो फुल है इधर भी हमारे पास। रेखा बहन, अच्छा, तो मैं आप सब से शेयर कर रहा था कि 1958 के अंत में मैं करनाल सेवा केंद्र पर पहली पहली बार बाबा के घर में आया, और तब मेरी टीचर जो थी मनोहर दादी थी। और उस समय क्योंकि बाहर की सेवाएं बिल्कुल नहीं थी, इसलिए दादी जी ने हमें बहुत 10 वर्षों तक जो ऐसी पालना दी, जो सारे 14 वर्ष की उनकी जो पालना हुई थी, तो दादी सब हमारे साथ बैठ के शेयर करती थी। और ये आवाज, भाई आवाज बहुत गड़बड़ कर रही है। अच्छा, माइक लगा दो, ठीक है। इसकी बजाय ना वो ठीक है। हम माइक दूसरा लगा रहे हैं अभी। अब अभी दूसरा माइक लगाते हैं, 5 मिनट 2 मिनट ठहरना। अच्छा, कोई हर्जा नहीं। बॉक्स इससे बेटर है ये। इधर से वो जो कमलेश भाई ने बनाया था वो लॉक्स लगे ब्लूटूथ मोड। ब्लूटूथ लगा दिया वो इससे आ जाएगा। ये तोड़ दोगे ना आपको, तो हमें उसकी फायदे चाहिए बताता चाहिए इसमें चले जाएगी भाई। क्या रख दो नहीं, वो सेट करने में टाइम लगेगा। ये ठीक हो जाएगा ना अभी, नेक्स्ट टाइम ये डायरेक्ट ठीक हो जाएगा ना। बस ठीक है, आप देखिए आवाज। अभी तो माइक चालू कर। कुछ बार हेलो, ओम शांति, ओम शांति। आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, तो मैं आप सबसे शेयर कर रहा था कि 1959 में मैं पहली पहली बार मधुबन में मेरा जाना हुआ मनोहर दादी के साथ। हम 4-5 बहन भाई सिर्फ उस वक्त मधुबन गए थे। उस समय का जो मधुबन है 1959 का, वो बहुत ही एक छोटा सा घर था बाबा का। जो पुराना आप मधुबन में जो जाते हैं, जो बीच वाला सामने सामने वाला पोर्शन दिखाई देता है, वो मधुबन छोटा सा बाबा का घर था। ये जो हिस्ट्री हॉल है, मेडिटेशन हॉल है, और ओम शांति भवन की तो बात ही नहीं, सुखधाम, राजयोग भवन, ये बिल्डिंगें उस समय पर नहीं थी। उस समय पर मम्मा बाबा उस पुरानी बिल्डिंग में ही रहते थे। तो वो पुरानी बिल्डिंग में ही क्लास भी चलता था। अगर आप मधुबन जाएं तो उस पांडव भवन में जो अंदर सीधे सीधे है, आपको हमारी सुषमा बहन दिखा सकती है, उसके अंदर अभी भी एक छोटा सा हॉल है, बहुत छोटा सा हॉल है।
उस हाल में ही बाबा मुरली चलाया करते थे, मम्मा बाबा सुबह के टाइम पर। तो हम सब भी वहां पर उस छोटे से हाल में बाबा के सामने बैठते थे मुरली के टाइम पर। उन दिनों में अमृत वेला नहीं होता था, उन दिनों में 4 बजे गीत बजता था। और गीत भी कौन सा बजता था उस समय पर? 4 बजे उस समय पर गीत बजता था, जाग सजनिया जाग नव युग आया। ये गीत रिकॉर्ड बजता था और हम सब उठ जाते थे, और उठ करके फिर हम फ्रेश वगैरह हो करके और क्लास में आकर के बैठते थे, और बाबा आप मम्मा आकर के सामने बैठते थे। तो उस समय पर आप देखिए कि कितना छोटा सा क्लास था। मैं जब पहली बार गया था बाबा के पास 59 में, तो टोटल मुरली के टाइम पर 35 भाई बहने थे, पार्टियां मिलाकर के, मधुबन निवासी मिलाकर के। आप समझ सकते हैं उस समय पर मधुबन कितना छोटा था। तो उस समय पर आप देखिए कितना छोटा मधुबन था। तो उस समय पर आप देखिए ये जो सारे भवन बने हुए हैं ये नहीं थे, ना ही ये जैसे कि वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो था जिसे आप किचन हमारा भी आप देख रहे हैं, ये किचन भी नहीं था। ये जो टेलीफोन एक्सचेंज अभी है, ये टेलीफोन एक्सचेंज ही किचन था, छोटा सा किचन था बाहर। आप देखिए 35 भाई बहने, और कोई डाइनिंग हॉल नहीं हुआ करते थे। हम पैसेज में बैठ करके ही बाबा का ब्रह्मा भोजन सुबह शाम स्वीकार करते थे। तो इसलिए वो दिन भी कितने प्यारे थे। आप देखिए कितना छोटा सा परिवार था। और आप देखिए कि उस समय पर जो हम लोग बाबा मम्मा के साथ ही रहा करते थे, बस सारा टाइम ही आप देखेंगे क्लास हुई, बाद में नाश्ता किया, और फिर आप चक्कर लगा कर मम्मा बाबा के पास आ गए। कोई पार्टी आ रही है, बाबा से मिल रही है, बाबा के कमरे में, बाबा का कमरा भी जो अब अभी बना हुआ है, बाबा का रूम, आप पांडवन जाते हो, ये हाफ था पहले, आधा हाथ आधा था, बस छोटा सा कमरा था। बाबा की बेड थी, बाबा की गद्दी थी, और 10-15 भाई बहने मुश्किल से बैठ सकते थे। इतना छोटा बाबा का कमरा था, जिसमें बाबा मामा सामने गद्दी पर बैठते थे और हम सामने बैठ जाते थे। और उस दिनों में हम कैसे मधुबन में पहुंचते थे, ये भी कहानी बहुत सुंदर सुनने वाली है। उन दिनों में हम लोग जब ट्रेन से आते थे तो छोटी लाइन की पटरी हुआ करती थी, और दिल्ली से आपको आबू रोड पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, और कोयले का इंजन होता था। जब हम पहुंचते थे तो आप देखिए, और उन दिनों में पोल्यूशन भी नहीं होता था, जनरल क्लासेस होती थी, कोई 3 टायर 2 टायर एसी कोचेस ये उन दिनों में नहीं होते थे। हम लोग जब पहुंचते थे, अब आवाज आ रही है? अच्छी तरह आवाज पहुंच रही है सबको? हाँ जी। अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, कंटिन्यू रखिए आप। अच्छा, तो इसलिए जो है मैं सुना रहा था कि जब हम उन दिनों में मधुबन पहुंचा करते थे तो वो सिस्टम बहुत निराला हुआ करता था। अपनी कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई बसेस नहीं थी, ना कारें थी, अपनी कोई चीज ऐसी नहीं थी। और हम लोग जो है जब ट्रेन से उतरते थे तो हमारी एक दादी, भूरी दादी जिसे हम कहते हैं, वो सबको रिसीव करती थी, और वहां पर हम फिर बैठ जाते थे। और फिर उसमें जो बसेस, टाइम पर बसेस मिलती थी, सिर्फ 1 या 2 बस ट्रेन आने पर 1 या 2 में जाया करती थी। तो हम लोग सब बस में बैठ करके फिर जो बस हटा आबू रोड का, जहाँ पर अभी आप आबू रोड में जाओ तो वहाँ चौक एक छोटा सा है जहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं अभी वहां पर। अभी तो वहाँ थोड़ी सी दुकानें बन गई हैं खाने पीने की, पहले वहीं पर बस अड्डा होता था, 1 या 2 बस खड़ी रहती थी। तो वहां पर हम उतर करके और अपना सामान, उन दिनों में सब सामान खुद ले जाना होता था। ये नहीं कि वहां पर आपको जैसे अभी जाते हो तो आपके बिस्तरे लगे लगाए मिल जाते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था।
अपना बिस्तरा, अपना टैची अपने सिर पर रख करके हम लोग पैदल चलते हुए, बाजार है वहां से होते हुए, और बैक साइड से जहाँ किचन का रास्ता है उस रास्ते से हम लोग मधुबन में अंदर प्रवेश करते थे, बैक साइड से। जो आगे का गेट है पांडव भवन का, वो गेट आगे का आप अभी जो आप देखते हैं पांडव भवन का मेन गेट, वो पहले नहीं होता था। एक लकड़ी का टूटा सा गेट था, वो लगा रहता था, और उसमें अगर उस रास्ते से नक्की लेक जब जाना होता था तो हम लोग नाश्ते के बाद मम्मा बाबा के साथ फिर हम लोग वहां पर जाया करते थे। और क्योंकि उस समय बहुत गहरे जंगल होते थे, नक्की लेक की तरफ भी जाना होता था, तो दिन के टाइम पर, रोशनी के टाइम पर इकट्ठे मिल करके मम्मा बाबा के साथ हम घूमने जाते थे। ऐसे नहीं है जैसे आजकल सुबह या किसी वक्त भी आप देखो घूमने के लिए नक्की लेके जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये जो ओम शांति भवन है ये जंगल था पहले बहुत, इसके आगे सारा ही और एनिमल्स होते थे, तो इसलिए उन दिनों का जो मधुबन था वो और था। और वो पीछे के रास्ते से हम आते थे और आ करके फ्रेश हो करके और फिर मम्मा बाबा से हम मिलते थे। तो जब हम लोग पहुंचे वहां पर मम्मा के पास पहली बार, जो आप लोग जानना चाहेंगे, तो जैसे फ्रेश हो करके हम 5 भाई बहने थे, मनोहर दादी हमें लेकर के गई थी, तो हम बाबा के कमरे में बैठ गए जा करके, और 2-4 मिनट के बाद ही उस तरफ एक पीछे गेट हुआ करता था बाबा के कमरे में, उसके रास्ते से मम्मा और बाबा भी आ गए और आकर के सामने बैठ गए गद्दी पर। और जैसे मम्मा बाबा बैठे और बाबा ने दृष्टि दी, बाबा की दृष्टि में इतनी शक्ति और इतना प्यार था जो मैं आपको शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। जैसे ऐसे लगा जैसे आज हम पढ़ते हैं सिकी लदे बच्चे, जैसे लॉन्ग लॉस्ट और नाउ फाउंड अंग्रेजी में कहते हैं, तो जैसे उस वक्त ऐसा फीलिंग आ रही थी बैठे बैठे कि जैसे हम कितने समय के बाद बाबा से मिलने आए हैं। तो जैसे कि बाबा की दृष्टि पड़ते ही हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे उस समय पर, जैसे हमें पता नहीं लगता था, हम उठ करके और बाबा की गोद में समा जाते थे और आंखों में आंसू की धारा बहती थी, जैसे कि हम बहुत बिछड़े हुए बच्चे बाबा से मिल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आया करती थी। बाबा भी बहुत प्यार करते थे, बाबा थपकी देते थे, आओ बच्चे बच्चे आओ, अब तो आप घर में आ गए ना, बाबा के पास आ गए ना, तो बाबा दिलासा देते थे, बहुत प्यार करते थे। तो इस प्रकार से बाबा का मिलन हुआ करता था, बहुत ही शक्तिशाली। जब हम बाबा की गोद में जाते थे, बाबा को सिस्टम जो था उन दिनों में बाबा से मिलने का, बहुत पावरफुल एनर्जी चार्ज हो जाती थी बाबा के शरीर को टच करते ही, क्योंकि दोनों शक्तियां थी, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, तो दोनों बाबा के अंदर वो शक्तियां जब होती अंदर में, तो उनके स्पर्श से ही आप देखिए कि आत्मा कितनी चार्ज हो जाती है, बहुत बहुत ही अंदर ताकत आती थी। अब उन दिनों में मधुबन का रूटीन क्या होता था आप देखिए, हम सुबह सुबह उठ जा करके स्नान पानी करके, और देखो रहने का प्रबंध भी आप अगर आपको सुनाए पुरानी बातें आपको मजा आएगा। उन दिनों में कोई प्रबंध नहीं खास होता था, क्योंकि भवन कोई थे ही नहीं, ये जितनी बिल्डिंगें बनी हुई है ये थी ही नहीं, हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग नहीं। मम्मा बाबा उस पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर रहते थे, बाबा के साथ मम्मा का कमरा था, वहीं पर और जो दादी को 1-2 ठहरी होती थी उनका कमरा था, और वहीं पर ही आप देखेंगे कि एक छोटा सा हॉल भी है अंदर में, अंदर अभी तो उसके कमरे बन गए हैं, वहां पर खटिया लगा दी जाती थी। और पहली बार जब हम गए थे तो हम भी वहीं पर ही सोए थे रात को, और बाथरूम अलग बार में हुआ करते थे, तो वॉशरूम बाहर में होते थे और अंदर में हम लोग बाबा के, इधर बाबा का कमरा है और साथ में आगे में हम लोगों की बेड होती थी, जहाँ हम दिन में रात को विश्राम करते थे। दूसरी बार जब हम गए हैं तो फिर थोड़ा सिस्टम बदल गया, फिर बाबा ने बाहर टेंट लगा दिए थे
और जो भाई खास आते थे भाइयों को बार कैंट में ठहराते थे और वॉशरूम टेम्परेरी बने होते थे बिल्कुल एक। दवाई बंद हो गया। ए बोलो नहीं कोई, हमें भी पता है आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चंद भाई आवाज आ रही है? अभी आई है। आ रही है? हाँ जी, अच्छा में बंद हो वो कोई म्यूट आपकी तरफ से इधर से हुआ है, अब ठीक कर दिया हमने यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वहां से किसी ने म्यूट कर दिया था। अच्छा जी, तो मैं ये सुना रहा था कि उन दिनों में कैसे हम मम्मा बाबा से मिलते थे और सारा दिन की रूटीन क्या रहती थी। आप देखिए कि सुबह सुबह उठ करके अब बाबा के पास बैठ जाते थे मुरली के टाइम पर, और जैसे मुरली पूरी होती थी तो उसको चैम्बर कहते थे। वो अभी मम्मा का कमरा था, जैसे अभी आप जाएंगे जो दादी का सिटिंग रूम है, अगर आपको कोई दिखाएगा कि दादी का सिटिंग रूम है, वो सिटिंग रूम का आधा मम्मा का कमरा होता था और अंदर से बाबा को जाने का रास्ता भी होता था बाबा के कमरे में। तो मम्मा के कमरे में बेड लगी रहती थी जब मम्मा विश्राम करती थी। तो जैसे ही हम लोग मुरली पूरी होती थी बाबा की तो सभी उठ करके मम्मा के कमरे में बैठ जाते थे। अब आप देखिए कि मम्मा के कमरे में सभी कैसे समाएंगे। 30-35 भाई बहने आप देखिए मम्मा के कमरे में कैसे बैठेंगे। बाबा मम्मा तो मम्मा की खटिया पर बैठ जाते थे और हम साथ 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 घुस करके छोटे छोटे होकर के, जैसे आप देखेंगे कि अंदर उसमें वहां पर हम बैठ जाते थे। तो वहां फिर मम्मा बाबा चिट चैट करते थे, बच्चों से मिलते थे, बातचीत करते थे, टोली खिलाते थे। तो वो चैम्बर का प्रोग्राम चलता रहता था। उसके बाद सभी नाश्ता करते थे वहीं पर ही बैठ करके, आसपास ही कहीं पर, किचन तो सामने होता था। तो उसके बाद फिर लगभग मैं समझता हूँ कि 9-9:30 बजे का टाइम होता था तो मम्मा बाहर आकर के विसल बजाया करती थी, सीटी बजाती थी। तो सब बच्चे जो है जो भी है, हम थोड़े से तो होते थे गिनती के, जो मधुबन निवासी 8-10 थे वो तो वही रहते थे, मधुबन में 8-10 थे। बाकी जो पार्टियों में आए होते थे 20-25, वो फिर मम्मा बाबा के साथ नकीले की तरफ, अनादरा पॉइंट की तरफ घूमने जाते थे। रूटीन रोजाना, कभी किस पहाड़ी पर कभी किस पहाड़ी पर मम्मा बाबा ले जाते थे। कभी मम्मा अकेली होती थी, कभी बाबा होते थे दोनों। तो हमें बहुत नशा होता था, मम्मा बाबा के साथ चल रहे हैं। बस कभी कोई मम्मा का हाथ पकड़ता, कोई कोई पकड़ता, मम्मा के हाथ में हाथ पकड़ के चलते थे। कोई गीत गाने लग जाता था, बात बहुत मजा आता था। और 2-3 घंटे लगा करके फिर हम वापस आ जाते थे। 9 बजे के निकले हुए समझो के 12 बजे के लगभग वापस पांडव भवन सभी आ जाते थे और उसके बाद भोजन करके विश्राम करते थे। और शाम के समय फिर मम्मा बाबा क्लास में आते थे। मुरली सुबह के टाइम भी चलती थी बाबा की, और बाबा की मुरली में इतनी ताकत होती थी, चाहे उसके सामने हम 25-30 मैक्सिमम, उन दिनों में आप देखें जो मुरली लिखी जाती थी उसको हम लिथो कहते हैं। हिंदी में कागज पर मुरली लिखी जाती थी और उसको फिर स्टेंसिल की तरह उसकी कापियां निकाल करके फिर सेंटर भी थोड़े ही होते थे, उनको भेजी जाती थी। और क्योंकि वो सिंधी में मुरली भी लिखी जाती थी, हिंदी में भी लिखी जाती थी,
आप देखिए उन दिनों में जो हिंदी के जानने वाले भाई बहने आते थे तो उनको कहते थे भाई आप ये सेवा करो, जरा हिंदी की मुरली आप लिख दो, फिर हम इसकी कापियां निकाल लेंगे। तो एक बार मुझे भी कह दिया कि आप हिंदी की मुरली है, आप हिंदी के अक्षर आपके अच्छे हैं, आप लिखो। तो हमने लिख दिया मुरली। अब मुरली लिखने के बाद हम नीचे अपना याद प्यार भी लिख देते थे और लिख देते थे कि मधुबन का सीजन फुल चल रहा है, 35 भाई बहने टोटल हैं। आप देखिए कितना, आप उस वक्त छोटा परिवार था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टियां सहित मधुबन सहित 35 भाई बहने। अब आप अंदाजा लगाओ कितना छोटा परिवार था और मम्मा बाबा की फुल अटेंशन हमारे ऊपर हुआ करती थी। एक एक बच्चे को मम्मा बाबा नाम सहित जानते थे। और ये भी एक विशेषता उन दोनों में होती थी कि किसी से 5 आए हैं, किसी से 4 आए, इतना होता था पार्टी। बस पार्टी का माना 4-5। कारण क्या होता था कि जब बाबा के साथ 14 साल तक दादियां रही और फिर बाबा ने सबको सेवा पर भेज दिया, सेंटर पर दिल्ली चली गई, दूसरी जगह चली गई, कानपुर चली गई, सेंटर खुलने लग गए। बाबा ने सबको भेजता गया, सबको मतलब खाली कर दिया बाबा ने। तो अब बाप दादियां जब चली गई तो बाबा के साथ 14 साल तक रही थी। बहुत प्यार था बाबा के लिए, बहुत प्यार था। और बाबा ने कंडीशन लगाई थी कि आपको पंडा बन करके आना है, बाबा से अगर आपको मिलने आना है, अकेले नहीं आना है। इसलिए वो दादियां जो थी वो तैयार करती रहती थी। कोई 2 तैयार हो गए, 4 तैयार हो गए, चलो भाई बाबा से मिलने, चलो बाबा से मिलने। अंदरूनी तो वो बाबा के पास आना चाहती थी, प्यार था बहुत बाबा से, 14 साल तक बाबा के साथ रही थी। आप समझ सकते हैं कितना आकर्षण था, मम्मा बाबा को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो तो बाबा का आदेश था कि सेवा पर जाओ, इसलिए मजबूरी सबको मधुबन छोड़ करके जाना पड़ा अलग अलग जगहों पर। अब 2-4 तैयार हो जाते थे तो वो लेकर के फिर मधुबन बाबा के पास आ जाती थी उनको लेकर के। इसलिए पार्टियां 4-5 की होती थी। अब 4-5 की पार्टियां जब होती थी तो फिर कोई किसी दिन कोई बाबा के साथ भोजन कर रहा है सुबह के टाइम पर, कभी कोई रात्रि के टाइम पर बाबा के साथ भोजन कर रहा है, कभी बाबा सबको पिकनिक के लिए बुला रहे हैं, सबको इकट्ठे करके बाबा के साथ मम्मा बाबा बैठे, हम भी बैठे हैं। और शाम के समय पर बहुत करके पिकनिक हुआ करती थी। तो बहुत अपनेपन की फीलिंग बहुत ज्यादा थी, एक जैसे कि फैमिली। और फैमिली हाउस की तरह भी था, वो मकान भी इतना छोटा था जैसे आप कभी लौके घरों में गांव में जाओ तो आपको जैसे फैमिली हाउस होता है, कॉटेज होती है, बस लाइक दैट। छोटा सा घर था और उस छोटे से घर में सब संभाल लेते थे बाबा, सबको एडजस्ट कर लेते थे। आज भी बाबा की मुरली में हम सुन रहे थे, बाबा शायद याद कर रहा था उस समय पर, तो बहुत बाबा की मुरलियां तो ये 65-66 की है। उस समय पर तो बाबा फिर भी बहुत हिस्ट्री हॉल भी बन चुका था, कमरे भी कुछ बन गए थे, मैं सब तो ट्रेनिंग सेंटर भी बन चुका था, तो भी बहुत आ गए। तो आज बाबा मुरली में सबको कह रहा था कि बच्चे आपको जमीन पर सोना पड़ रहा है, आपको तकलीफ है, मैं महसूस कर रहा हूँ। देखो बाबा कितना प्यार कर रहा था आज की मुरली में। तो ये तो दिन बहुत बाद के हैं, समझो कि जब हम लोग गए 59 के, उस समय को तो मधुबन आप देखिए ये कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा था। हिस्ट्री हॉल भी बाद में बना है, ट्रेनिंग सेंटर भी बाद में बना है। तो इसलिए बाबा की मम्मा की पालना जो हम लोगों ने ली है वो क्लोजनेस बहुत थी, जैसे एकदम अपनापन था एकदम। जैसे कि बाबा हम लोग को व्यक्तिगत जानता है कि ये बच्चा कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या इनका लौकिक प्रोफेशन है, सब चीज टोटल पोता मेल से हम कहते हैं, सब कुछ वारस क्वालिटी। मैं तो ऐसा समझता हूँ इन दोनों में जो भी बाबा के पास आए, जो भी क्लास में आते थे बहने भाई, सभी वारस थे। चाहे कुछ माताएं बहनें भी थी, युगल भी थे, सभी जैसे एकदम वारस क्वालिटी। सबका तन मन धन जैसे कि ट्रस्टी, रियल ट्रस्टी थे एकदम बाबा के। हर बात बाबा से पूछे बिना नहीं, बहनों से पूछे बिना नहीं, कुछ भी नहीं, अपनापन समाप्त। इसको कहते हैं समर्पणता, जिसे हम कहते हैं। उस समय पर ऐसी स्टेज रहा करती थी। उसके बाद समय धीरे धीरे बदलता चला गया भाई।
फिर हर साल जैसे हम जाते हैं मधुबन में, हर बार देखते थे कुछ और कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ और बिल्डिंगें बन गई हैं, कुछ और हो रही है। तो बाबा की पालना हमें सदा मिलती रही। कभी बाबा दिल्ली में भी आ जाते थे, कभी बॉम्बे चले जाते थे, क्योंकि उन दिनों में विंटर जो होता था आबू का, वो बहुत बहुत ही ठंडक होती थी, क्योंकि जंगल था, होटल थे ही नहीं उन दिनों में इतने ज्यादा, इसलिए वो सारा जो था बहुत ठंडक होने की वजह से। हाँ जी, ठंड ठीक है, आवाज आ रही है? अच्छा हाँ जी, आवाज आ रही। अच्छा ठीक है। तो उन दिनों का आ रही है आवाज। अच्छा, तो उन दिनों का मधुबन जो था वो यूनिक था, अलग प्रकार का था, क्योंकि उन दिनों में बहुत ठंडक सर्दियों में होती थी। इसलिए मामा बाबा वो दिल्ली में या बॉम्बे में विंटर में चले जाते थे, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे कंपैरेटिवली माउंट आबू से ठंडक में जरा गर्म होता था कंपैरेटिवली। तो इसलिए मामा बाबा फिर वहां चले जाते थे। फिर जैसे जैसे सेंटर खुलने शुरू हुए, फिर मामा बाबा जैसे कि हमने देखा कि वो सेंटरों पर भी मामा बाबा जाकर के रहते थे। बाबा तो कम, बाबा तो एक ही बार पंजाब के टूर पर आए, बाकी बॉम्बे में रहते थे या दिल्ली में चक्कर लगाते थे। मम्मा तो मैंने देखा कई सेंटरों पर चक्कर लगाया करती थी। हमारे सामने भी मैंने मामा को देखा कि मामा एक बार जैसे मैं थोड़े दिनों का था, तो हमें मनोज दी हमारी टीचर थी, उन्होंने क्लास में सुनाया कि भाई मम्मा सहारनपुर हमारे 1-2 घंटे का रास्ता है करनाल से। तो मनोहर दादी हमारी टीचर ने सुनाया कि भाई मम्मा सहारनपुर आ रही है लखनऊ से, तो आप, मैं तो मिलने जाऊंगी मम्मा से। तो हमने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ। हम 5-6 भाई बहने, मैं समझता हूँ कि हम लोग वहां से सहारनपुर आ गए, क्योंकि बस से रस्ते आना होता था हम दिनों में, साधन अपने तो होते नहीं थे। तो जैसे हम पहुंचे वहां पर सहारनपुर सेंटर पर, तो हमें समाचार मिला कि थोड़े समय ही मामा की ट्रेन, मामा गाड़ी में सफर करती थी रेलवे ट्रेन में, तो मामा की ट्रेन जो है स्टेशन पर आने वाली है। तो हम लोग फटाफट दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ चले गए, और जैसे हम स्टेशन पर पहुंचे तो हमारे सामने ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आई, और हमने देखा कि मामा गेट पर, जैसे कि जो विंडो से दरवाजा होता है ट्रेन का, उसका डिब्बे का, तो मामा वहां पर एकदम खड़ी हुई थी तैयार होकर के। और मम्मा जैसे कि जैसे हमने मम्मा को देखा, मम्मा की पर्सनैलिटी इतनी वंडरफुल, क्या आकर्षण था। मधुबन तो मैं बाद में गया, ये पहली बार तो मैंने मम्मा को सहारनपुर में देखा। तो सहारनपुर जैसे देखा मम्मा को, मम्मा दृष्टि दे रही थी ऐसे खड़ी हुई। जैसे ही मम्मा नीचे प्लेटफॉर्म पर आई, हम 10-12 गए थे रिसीव करने के लिए, खड़े हुए थे, मगर देखते ही देखते वहां तो भीड़ इकट्ठी होने लगी। सब लोग पूछने लगे कौन है, कौन है ये संत जी, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ इनका स्थान है, कितने दिन सहारनपुर रहेंगे। और साथ साथ लोग चलने लगे। मम्मा का इतना आकर्षण था, मम्मा किसी की तरफ देखती भी नहीं थी, बस सीधी। और हम पीछे पीछे, मम्मा के कुछ 2-4 भाई आगे थे, मम्मा की बार गाड़ी खड़ी थी, वहां पर मम्मा को लेकर के गए। कितने भाई बहनों ने उस वक्त पूछा होगा कि ये मम्मा कहाँ ठहरेगी, और मम्मा का ड्रेस, सेंटर का ड्रेस नोट किया उन्होंने, और मम्मा की भी स्वीकृति होती थी। मम्मा हमेशा कहती थी किसी को भी रोकना नहीं है, ये नहीं को नया है पुराना है 7 दिन का कोर्स किया है, नहीं किया, कुछ नहीं। मम्मा की क्लास में कोई भी जाकर के बैठ सकता था। इसलिए आज आप देखेंगे कि मुझे याद है कितने भाई बहने ऐसे हैं जो मम्मा की क्लास में पहली बार आए और बाबा के बच्चे बन गए। आप देखिए, क्योंकि मम्मा की मुरली की विशेषता आप सब जानते हैं कि मम्मा एक ही टॉपिक पर, एक ही पॉइंट पर विस्तार से बोलती है और अथॉरिटी से बोलती है। बाबा की मुरली जो होती है वो तो सागर है, लहरें होती है, कभी एक पॉइंट ये है, दूसरी पॉइंट ये है, तीसरी पॉइंट ये है।
मम्मा की मुरली में एक ही पॉइंट पर बहुत ही विस्तार से मुरली चलाती थी और बहुत ही शक्तिशाली स्टेज में बैठ करके मुरली सुनाती थी। और मम्मा का जो पर्सनैलिटी थी वो तो बहुत ही यूनिक थी, बहुत यूनिक थी। आवाज तो मम्मा की कभी सुनाई नहीं देती थी। हम लोग के बाद वहां से सहारनपुर के बाद मम्मा करनाल में आई 3 दिन के लिए, तो मम्मा एक कमरे में ठहरी हुई थी। कोई अटैच बाथरूम नहीं थे, कुछ नहीं थे, कोई साधन नहीं थे। साधन तो उन दिनों में होते नहीं थे। कोई किस भी साधन से मम्मा को लेके कहता था मम्मा के लिए, मम्मा बैठ जाती थी, बस टांगे में बैठ जाती थी। मैंने देखा है किसी जगह भी, गाड़ियां भी उन दिनों में नहीं होती थी, लोगों के पास अपने व्हीकल्स नहीं थे, और मम्मा को इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। मम्मा की स्टेज इतनी परफेक्ट थी, इतनी एक रस अटल थी, अखंड थी, जैसे कि मम्मा एकदम, हमें तो उस वक्त भी मम्मा की कर्माती थी स्टेज नजर आती थी। इसलिए मम्मा वहां पर हमारे पास रही 3 दिन, हमें पता ही नहीं लगता था। हम बैठे होते थे, मम्मा वहां से गुजर के गई, अभी उधर आश्रम की तरफ गई है, कभी दूसरी तरफ गई है, पता ही नहीं लगता था हमें। पैरों की आवाज भी नहीं आती थी। और सबसे बड़ी मम्मा की विशेषता आपने सुनी होगी कि मम्मा को हर वक्त, जैसे कि इतना पुरुषार्थ मम्मा ने किया, सबके साथ मम्मा सबके साथ आई, बल्कि थोड़ा पीछे आई। हमारी जो दादी प्रकाश मणि है, हमारी दीदी मनमोहिनी है, और जो बड़ी है दीदियां, मम्मा तो थोड़ा दिन के बाद ही आई थी, मगर मम्मा को जानते सारे थे वहां पर हैदराबाद सिंध में। मम्मा की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त थी। जब वो मम्मा का स्कूल में पढ़ती थी, बहुत मधुर गीत गाती थी, यूनिक पर्सनैलिटी थी मम्मा की। मम्मा की क्लासमेट हमारी दादी प्रकाश मणि जी उनकी क्लासमेट थी। सब जानते थे मम्मा को। और मम्मा ने जैसे ही बाबा को देखा, और ध्यानी दादी उनकी लौकिक मौसी थी, वो पहले ज्ञान में आ गई थी। वो मम्मा को लेकर, उसने मम्मा को अडॉप्ट किया हुआ था, तो वो मम्मा को लेकर के आई थी बाबा के पास। और जैसे बाबा की दृष्टि मम्मा पर पड़ी, बस एकदम, जैसे कहते हैं सेकंड में परिवर्तन, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति हम कहते हैं ना, तो मम्मा की ये हमने देखा विशेषता, जैसे बाबा को पहचान लिया उन्होंने, और बाबा ने उनको पहचान लिया, और वो अपना जीवन, उनका जो पहले का जीवन था, तो एकदम बदल गया। इतना जबरदस्त पुरुषार्थ मम्मा ने किया। आप देखिए क्या चीज थी मम्मा की। रात 2 बजे उठ जाती थी, आप देखिए मम्मा, और जो बाबा कहते थे वो मम्मा ने करना ही है, बस। और पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से मम्मा हमेशा कहा करती थी कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो, तो पता नहीं कब मेरा ये शरीर है चला जाए, बस। इसलिए जो भी करना है जो कर लो, ये वक्त जा रहा है, ये मम्मा कहा करती थी, देखिए। और इतनी मधुर आवाज मम्मा की, और इतनी शक्तिशाली भी थी। स्नेह का भी बैलेंस था, और लव एंड लाफर का बैलेंस, जिससे हम कहते हैं, मम्मा की लाइफ में हमने देखा। जब मम्मा सेंटर्स के टूर पर रहती थी, तब मम्मा की आप देखो तो कुछ और ढंग स्वरूप नजर आता है। माँ का भी होता था, मगर शक्तिशाली का भी होता था मुरली के समय पर। और जब हमने मधुबन में गए, मम्मा को देखा, तो मम्मा जैसे फ्राक की ड्रेस में पहनती थी, दूसरी लूज ड्रेस होती थी मम्मा की, मम्मा वो ड्रेस में थी। जैसे वो बाबा के सामने मम्मा का रूप इतना जैसे होता था, भले बाबा से पहले मम्मा 2 शब्द मुरली के कभी कभी सुनाती थी, रोज मुरली से पहले बाबा ने कहा हुआ था। और जैसे बाबा क्लास में आते थे, बस ओम शांति, उसके बाद मम्मा ने एक शब्द भी नहीं बोलना है। और फिर आप देखेंगे कि मम्मा सीधी बैठी होती थी बाबा के आने के बाद। बाबा वहीं पर ही चौकी पर बैठे बैठे ही टर्न कर लेती थी अपने आप को, ताकि बाबा की मुरली को वो बड़े अच्छी प्रकार से सुन सके। तो क्या मम्मा की विशेषताएं हैं, आप देखिए। एकदम निश्चय बुद्धि अटल हमने देखा मम्मा को। बाबा पर इतना जबरदस्त विश्वास कि जो बाबा बोल रहा है कर्म करामत हारा है बाबा, हम तो निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट बैठे। कभी मम्मा ने अपना शो नहीं किया, कहीं पर भी मम्मा ने अपना शो जरा भी नहीं किया।
गुप्त रही मम्मा और बाबा को प्रत्यक्ष करती रही कि नहीं ये तो करने वाला बाबा है, कभी करावनहार बाबा है। इसलिए बाबा की एकदम ट्रस्ट, बाबा का विश्वास पात्र मम्मा बनी, आज्ञाकारी विश्वास पात्र। जो बाबा ने कहा बस वो करना ही है। जी हाँ, ये हमारे त्रिमूर्ति झाड़ के जो चित्र पहले पहले बाबा ने बनवाए थे, ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। बाबा ने जब ये 14 वर्ष तक ये बहनें तपस्या में कराची में थी, तब बाबा ने साक्षात्कार के द्वारा ये त्रिमूर्ति और सृष्टि चक्र, त्रिमूर्ति और गोला, ये चित्र बाबा ने पहले पहले बनवाए। और इसमें बाबा ने हमारा विश्व रत्न भावुत भाई था, जिसको कुछ नहीं, को पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं आती थी, पर जैसे मामा का संस्कार था ऐसे विश्व रत्न का संस्कार था। बस बाबा जी बाबा नंबर 1 ट्रस्टी। मम्मा के बाद मैंने देखा एक बाबू था विश्व किशोर, एक विश्व रतन दादा थे, बस 2 बाबा के राइट लेफ्ट हैंड मैंने देखा। एकदम बाबा ने कहीं अगर जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं पर भी जाना है, विश्व रतन दादा पीछे रहेगा मधुबन में। और मैंने देखा अपनी आंखों से कि उनका अपना कमरा भी कोई नहीं था। और जो जहां पर हमारी ईशु दादी बैठती थी, जहाँ पर थोड़ा कैश वैश कुछ रखा रहता था, ऑफिस जिसे हम कहते हैं, उसकी ऑफिस की टेबल पर बिस्तरा लगा के सोता था रोजाना। आप देखिए, और फिर आप देखिए कितना हड्डी सेवादारी मैंने विश्व रतन दादा को देखा। उन दिनों में आप हीटर वगैरह नहीं होते थे, तो बिजली की नहीं था जिसके गर्म पानी मिल सके हमें। उन दिनों में जंगल से लकड़ी वगैरह आती थी और उसे गर्म पानी करके सबको आधा बाल्टी पानी मिलता था। और ये हमारा विश्ववर्धन दादा की बाबा ने ड्यूटी लगाई हुई थी। वो जल्दी उठ जाता था 3 बजे से पहले, आग जला करके गर्म पानी करता था और खड़ा रहता था, सबको आधा बाल्टी गर्म पानी मिलता था स्नान करने के लिए। जो कोई हर प्रकार का सेवाधारी हमारे विश्ववर्धन दादा को देखा, तो इसलिए दादा की वहां पर प्रेजेंस हुआ करती थी और वो उस स्थिति में उनको देखा हम लोगों ने। तो ऐसे बाबा के रत्नों को बहुत नजदीक से हमने देखा। दादी प्रकाश मणि को हमने देखा, दीदी मनमोहनी को देखा, जो बाबा के बहुत नजदीक रत्न थे, एकदम विश्वास पात्र। हमने सब उनके साथ है, दादी चंद्रमणि जी के साथ मैंने वर्षों तक रहा हूँ पंजाब जोन में, उनकी साथ सेवाओं में बहुत हमने मिलकर के कार्य किया दादी के साथ। इतनी पवित्रता की शक्ति चंद्रमणि दादी को सब लोग पवित्रता का अवतार मानते थे एकदम। बाबा उनको कन्याओं को सेवा के लिए बाबा उनको भेजा करते थे। तो जो पहले ट्रेनिंग वहां पर अमृतसर ट्रेनिंग सेंटर कहलाता था, जो भी हमारी नई कन्याएं निकलती थी, छोटी बहनें सेंटरों के लिए तैयार होती थी, बाबा उनको चंद्रमणि दादी के पास भेजता था। और चंद्रमणि दादी की जिसने ट्रेनिंग ले ली वो कहीं पर भी सफलता हुई। आज कितनी जोन सब जोन इंचार्ज बहनें हमारी सारे देश विदेश के अंदर हैं जिन्होंने चंद्रमणि दादी की ट्रेनिंग ली है। फिर मनोहर दादी हमारी पहली टीचर थी। आप देखिए मनोहर दादी की पालना हमने कितनों वर्षों तक ली, बात मत पूछिए। आप देखिए 1958 के एंड में मैं बाबा के पास आया और 1968 में 1968 में फिर मैं चंडीगढ़ में लॉक इन ट्रांसफर हो गई। लगभग 10 वर्ष तक मैं मनोहर दादी की पालना में रहा। चंद्रमणि दादी की पालना में तो हम लास्ट तक रहे, जब तक वो फिर ज्ञान सरोवर में थी और तब तक उनका शरीर अव्यक्त हुई, जब उनके संबंध संपर्क में बहुत क्लोजली रहे हम लोग। तो इन दादियों को और दादी प्रकाश मणि को भी आप देखिए, क्योंकि हम जोन का कारोबार, पंजाब जोन का कारोबार सेवाओं के निमित्त बने हुए थे, तो दादी प्रकाश मणि के पास हम जाते थे। इतना निमित्त और निर्माण दादी को हमने देखा, प्रकाश मणि दादी को बहुत क्लोजली मीटिंग्स वगैरह में और सब जगह पर हमने देखा। मैंने देखा कई बार, अब जब पांडवन में पहुंचता था तो दादी प्रकाश मणि का ध्यान जाता था कि मैं आया हूँ। एक बार मुझे याद है कि मैं जैसे ही पांडवन में एंटर किया
और शशि बहन का ऑफिस है। पहले पहले मुझे कारोबार था, मैं शशि बहन के ऑफिस में चला गया। दादी प्रकाश मणि सामने बैठी हुई थी, जो बिल्कुल एकदम पांडव भवन का मेन गेट अंदर वाला है, छोटा। दादी ने देखा मुझे, किसी को भेजा तुरंत, जाओ अभिचंद भाई को बुला के लाओ, वो शशि बहन के ऑफिस में गया है। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। मेरे मैसेज आया कि दादी आपको कह रही है कि याद कर रही है। मैं गया दादी के पास में, हाँ जी ओम शांति दादी जी, आप पहले शशि बहन के ऑफिस में क्यों गए? मैं सामने बैठी हुई थी, मेरे पास पहले आना है आपको। देखिए, पहले आप मेरे पास आओ, ओम शांति करो, फिर कारोबार की बातें करो। घर में आए हो तो पहले तो आपको वहां से जो निमित्त है उनसे मिलना चाहिए। तो कितना प्यार से सिखाती थी। कई बार मैंने देखा कि जानकी दादी के साथ भी मैंने कितने समय काम किया। हम लोग जब मधुबन में जाते थे, किसी से मैं बात कर रहा होता था, मेरा ध्यान नहीं जाता था कि जानकी दादी ओम शांति भवन से आ रही है या किसी क्लास करा के आ रही है, मेरा ध्यान नहीं जाता था। मगर वो मेरे कान में कहती थी, भाई ओम शांति। देखो क्या चीज है ये, देखिए कितना प्यार है, कितना सब कुछ है। और प्रकाश मणि दादी हमेशा कहती थी, वीरचंद भाई कभी ये ना समझना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलवेज आप मैं फ्री हूँ। जब भी आपने आना है मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में आकर के मेरे से बात कर सकते, कुछ भी बात करो, लोन के कारोबार की कुछ भी करो। इतना मैंने देखा, इतना चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हुए भी इतनी निर्माणता। इसलिए दादी ने एक बार हमारी छोटी मीटिंग में कहा था, मुझे याद है कि भाई मैं तो ये ध्यान रखती हूँ कि सारे मुझे दादी दादी कहते हैं, मैं कहीं दादी ना समझने लग जाऊँ अपने आप को। देखिए क्या चीज है ये, देखिए इतना निमित्त निर्माण और निर्मल स्वभाव, अंदर कुछ नहीं ठहरता कभी नहीं, किसी की कोई बात नहीं। जैसे नेगेटिव तो अंदर में दादी के अंदर जाती ही नहीं थी बात, बिल्कुल। दादियों की ये विशेषता देखी, चाहे गुलजार दादी, चाहे प्रकाश मणि दादी, चाहे चंद्रमणि दादी, जैसे गलत बात नहीं जाती। एक बार मुझे याद है कि मैं वहां पर ज्ञान सरोवर में, तब दादी अपनी चंद्रमणि रहने लग गई थी, इंचार्ज बन गई थी ज्ञान सरोवर की। तो उस वक्त जब ज्ञान सरोवर बना था तो उनको भी तो बनाया था पहले पहले, तो मैं भी बीच बीच में आकर के ज्ञान सरोवर कुछ दिन रह जाता था, दादी जी के साथ कारोबार भी होता था। और वो सारी पोस्ट मुझे दे दिया करती थी जो पंजाब जोन से आती थी बहनों की, मैं पढ़ता था ताकि भाई आपको भी समाचार रहे। तो एक बार मैंने पत्र पढ़ा, किसी बहन ने दादी चंद्रमणि को लिखा था कि ये भाई आ रहा है, दादी ये थोड़ा वहां पर इसका संस्कार ऐसा है, ये थोड़ा वहां तंग करता है, उथल पुथल करता है, आप इसको जरा समझाना प्यार से, ये सेवा के लिए आ रहा है ज्ञान सरोवर में। अब वो पत्र मैंने भी पढ़ा था। एक दिन मैंने देखा वो भाई दादी से मिलने आ गया कॉटेज में, वहां पर ज्ञान सरोवर में। दादी के सामने वो बैठा, दादी पूछने लगी, अच्छा क्या समाचार है, कहाँ से आए हो, अच्छा कितने दिन तक यहाँ पर हो, मुर्रे रोज सुनते हो, योग करते हो, ऐसे पूछती रही। अच्छा अच्छा कह करके और टोली दे करके भेज दिया। अब मैंने तो पत्र पढ़ा हुआ था, ये भाई तो वही है जिसके लिए उस बहन ने लिखा है कि इसको जरा दादी थोड़ा समझाना। जब वो चला गया तो मैंने पूछा, दादी ये कहाँ से आया था? कहती वहां से आया था। मैंने कहा दादी वहां से उस बहन ने पत्र लिखा हुआ है, पता आपको? कहती पता है। मैं समझे शायद दादी भूल गई होंगी, कहती पता है। मैं क्या, उसने तो दादी लिखा था कि इसको जरा समझाना। कहते भाई मैंने पूछा नहीं उसको, जो मुरली सुन रहा है, योग कर रहा है, पुरानी बात वो बदल गई है, बस अब ये है ही नहीं, वो तो बदल गया। देखिए दादी का थॉट सिस्टम देखिए, कि जो उस बहन का 15 दिन या 1 मास का पहले का पत्र है, दादी कहती है भाई जो रोज मुरली सुनता है, रोज सवेरे उठता है, धारणा का ध्यान रख रहा है, तो उस संस्कार भी तो बदल गया होगा तो उसको 1 महीने पहले का। इतना थॉट किसका हो सकता है? आप देखिए, ये जो हमारा विश्वास है कि ये मुरली और योग हमारे जीवन को बदलता है, ये हमारा प्रैक्टिकल विश्वास का माना क्या, हमारे के लिए वो संकल्प रखे ना,
हम किसी के पुराने संस्कारों को देख करके, पुरानी बातों को देख कर क्यों याद रखें? अगर कोई बात, किसी ने कोई बात की भी है 15 दिन, महीना, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, वो पुरानी बात है ना। बाबा कहता बीती को चितवाने, विद्या लगा दो, खत्म बात। तो ये दादियों के अंदर मैंने देखा, जो हमारे सीनियर्स के अंदर, मामा बाबा के अंदर। मामा की तो ये विशेषता सब जानते हैं कि मामा से कोई भी बात पर्सनल आके करती थी, बहन या भाई, व्यक्तिगत टाइम लेकर के मामा उनकी बात सुनती थी, उनको सोल्यूशन देती थी, समाधान देती थी, प्यार करती थी, मगर उसकी बात किसी से शेयर नहीं करती थी। बस ये माँ का गुण था, विशेष गुण। किसी भी बच्चे की बात, किसी बहन भाई की कोई भी कमी कमजोरी की बात किससे शेयर नहीं करनी। और मामा की विशेषता ये थी, दादियां भी थी, दीदी भी थी, दादियां भी थी। बाबा के समय की बातें हैं, वो जैसे बाबा के साथ फिर भी लाइट में बात करेंगी, हल्के में बात करेंगी, जैसे बच्चे होते हैं। बाबा के साथ जैसे कि स्नेह से बातें करेंगी, लाइट में हो जाएंगी, गीत गाएंगी, कभी कुछ करेंगी। मम्मा हमेशा ही शुरू से ही लेकर के बस बाबा के साथ ऑफिशियल जैसे, स्नेह प्यार बहुत था, निश्चय बुद्धि बहुत थी, मगर जरा भी मम्मा अपने गंभीरता के स्वरूप में रही शुरू से लेकर के, जो दादियों ने हमें सुनाया। मम्मा कभी भी बाबा के साथ जैसे उस बचपन के रूप में नहीं रही। जैसे छोटे होते हैं, थोड़ा सा नटखट होते हैं, जरा थोड़ा सा रमणीकता के संस्कार होते हैं, मम्मा में नहीं दिखा गया। मम्मा तो गंभीरता की मूर्ति रही, एकदम लाभपुर भी और लाभपुर भी, आज्ञाकारी भी जबरदस्त। तो इसलिए मम्मा की विशेषताएं बहुत बड़ी है। बाबा तो बाबा ही, आप देखिए, बाबा तो शेर की तरह हमने देखा बाबा को। 1-2 दिन भी बाबा के सामने बैठ के मुरली सुनो, इतनी ताकत आ जाती। 1 दिन की मुरली में ही बाबा के सामने बैठ करके जब मुरली सुनते थे, जैसे अंदर में ऐसी शक्ति महसूस होती थी कि जो बाबा कह रहा है हम कर सकते हैं। देखिए आप, नया ज्ञान, एकदम नया ज्ञान, मगर उस नए ज्ञान को अंदर में हम सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। देखो पहले हमारी मान्यताएं क्या थी, जो हमारी पुरानी मान्यताएं थी, ईश्वर के बारे में क्या मान्यता थी, क्या क्या हमारे भक्ति मार्ग के अंदर विश्वास थे। और बाबा का बनने के बाद हमने तो अपने लाइफ में देखा, हमें तो एक दिन प्रश्न नहीं हुआ, कुछ प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ। जो हमें सुनाया गया हमने कहा ठीक है, बस एकदम जैसे यही ज्ञान है, यही सच्चाई है। बाकी ऐसे लगने लगा पहले दिन ही, जैसे मैं अपने सेवा केंद्र पर आया हूँ, पहले दिन मुझे कोई लेकर के आया करनाल पे, और मैं आकर के बैठा। तो फिर रविवार के दिन उन दिनों में नयों को अलाउ करते थे, प्रवचन करती थी हमारी मनोहर दादी शाम के समय पर। तो पहले दिन ही मैं जा करके बैठा, मुझे ऐसी फीलिंग अपने आप अंदर से आने लगी कि ये स्थान है जैसे मुझे को ढूंढ रहा था। मुझे वो प्राप्ति जो मुझे चाहिए वो यहाँ से हो सकती है। ये अंदर थॉट्स आने लगे बैठने से पहले दिन ही। अब मनोहर दादी ने भी हमारा कुछ समय के बाद कहा कि जैसे मैंने पहली बार आपको देखा बैठे हुए, कोई लेके आपको आया था और आप आके बैठ गए थे, 19-20 वर्ष की मेरी आयु थी तब। तो दादी मनोहर ने कहा कि जैसे मैंने आपको देखा, मेरा पहला थॉट ये आया कि ये मेरा भाई जो है ये लौट करके अपने घर में आ गया है बाबा के पास। देखिए क्या चीज है ये क्या चीज है। ये है कि जैसे कि वाइब्रेशन अंदर में जो हमारी स्थिति है वो वाइब्रेट करती है। तो इसलिए उन दिनों में की जो सेवाएं बाहर की तो होती नहीं थी, ना कुछ चित्र थे, ना प्रदर्शनी थी, ना लिटरेचर था, कोई चीज भी नहीं थी। आप देखिए 1 to 1 हम लोगों की थोड़ा बहुत सेवा करके ले आते थे लोगों को, रविवार के दिन के प्रोग्राम में अलाउ होते थे वो। तो हम देखिए हमारा हमें देखिए उन दिनों में ताकत कितनी थी। हम आपको अपना अनुभव सुनाए कि ताकत कितनी जबरदस्त थी। कि 2 दिन के बाद मुझे याद है कि 2 दिन के बाद मनोहर बहन जी हमारी दादी ने, टीचर ने हमें कहा तो भाई आप अभी यहाँ आने लगे हो ना, तो योग सीखने लगे हो,
और सतयुगी दुनिया के संस्कार आप में आने हैं, तो आपने बाहर का ये जो दफ्तर में काम करते हो तो वहाँ चाय वगैरह ये जो पीते हो कई दफा, बाहर की चाय वगैरह नहीं पीनी आपने, कोई बाहर का नहीं खाना पीना। अब हमने जब दादी ने कहा तो हमने कहा बहन जी 2 दिन हो गए हैं, आपने पहले दिन क्यों नहीं सुनाया था? 2 दिन तो हमने दफ्तर में वो चाय पी थी, हमने भी पी ली। और इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। मेरा भाव ये है कि जो हमें धारणा बताई गई उसी वक्त ही करनी है, सोचने की कोई बात नहीं है। ये सत्य है, यही चीज जो है ये हमारी धारणा में आनी चाहिए। ये विश्वास, इसको विश्वास कहते हैं। विश्वास का ये माना नहीं कि ईश्वर है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, शिव नाम है, कल्याणकारी है, परम धाम में रहता है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। निश्चय किसे कहते हैं? निश्चय के माने कि अब समय है ईश्वर पिता आकर के सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। ये विश्वास एकदम 100%। कभी ये दुनिया बदलेगी, जो कुछ भी करना है सो कर लो, अपने भाग्य की कलम भगवान ने आपके हाथ में दी है, श्रेष्ठ भाग्य बना लो। जो कुछ भी सफर करना है, सोचने की क्या बात है, गिनती की क्या बात है। हम लोगों को उन दिनों की स्टेज ये हुआ करती थी, हम गिनती कुछ नहीं करते थे। बस हमें जो आवश्यकता है खर्च करने की, किसी लौकिक रूपे कार्य में अच्छा थोड़ा बहुत करते थे। बाकी जो भी कुछ होता था हम सफल करते थे, कहते थे ये हमारा जमा हो गया, बस हमारी प्रारब्ध बन गई। सतयुगी हमारे डिपॉजिट्स है, हम अपना बार क्यों पैसा क्यों खर्च करें। एक एक पैसा कौन भी किया करते थे, हमें याद है मनोज आदि उन दिनों में, स्थापना के दिनों में। क्योंकि जब मैं बाबा के पास आया तब थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था मधुबन में, इसलिए वहां पर सेंटरों पर हम एक एक पैसा भी, हमारी जो बहनें थी, दादियां थी, हम कैश को खर्च नहीं करते थे। जो कोई कैश भी भंडारी तो होती नहीं थी, हाथ में देते थे। जो भी भाई बहने देते थे वो जैसे बुद्ध बन जाएगा, बस खर्च नहीं करना। इतना हमें वो सिखाया जाता था। और पालना हमारी बाबा कैसे करता था, हम भी कुछ दिनों के बाद ही हम सेंटर पर रहने लग गए थे। हम देखा क्योंकि दादियों ने हमारी इस ढंग से पालना की बात से बनाया। हम तो जैसे भले लौकिक में थोड़ा बहुत कारोबार था तो कुछ वो हम सेंटर पर ही आ जाते थे। शाम को समय सेंटर पर आके बैठ गए, जो सेवाएं मिलती थी करते रहते थे, छुट्टी वाले दिन वहीं पर ही रहते थे। तो जैसे अपनेपन की हमें परिवार की फीलिंग आ गई, एकदम नजदीक संबंध में। हम जैसे ये सेंटर में ना अपना अपना घर है, बस 2 कमरे है, एक लौकिक है, एक भी है, बस इतना नजदीक का संबंध हम लोगों ने दादियों की पालना ली। अपने हाथों से बैठ के उन्हें भोजन खिलाया, हम लोगों की पालना की। हम तो बहुत छोटे थे उस समय पर। तो इसलिए कैसे मम्मा बाबा ने दादियों की पालना की और दादियों ने आगे पालना की। 14 वर्ष तक दादियां वहां तपस्या में रही और हम भी 1958 से लेके बाबा के अव्यक्त होने तक 10 वर्ष तक सेवा तो बाहर की होती बहुत कम थी, बहुत कम। 1962-63 में प्रदर्शनी बनी थी, उसको भी टाइम लग गया बहुत। पहले प्रदर्शनी भी को भी किसी जगह पर प्रदर्शनी अरेंज करना बड़ी भारी बात मानी जाती थी। जगदीश भाई खुद आकर के ट्रेनिंग देते थे प्रदर्शनी समझानी कैसे। सारे मुख्य भाई बहन इकट्ठे हो जाते थे जहाँ प्रदर्शनी हमने करनी होती थी, ताकि उसके अंदर, क्योंकि उसमें ज्ञान के सभी चित्र रखे जाते थे। साकार बाबा के दिनों में प्रदर्शनी कुछ और ढंग से हुआ करती थी। अभी तो थोड़ा चित्र थोड़े से बदल दिए हैं, ज्यादा योग वगैरह के चित्र रख के अभी कुछ और ढंग से है। उन दिनों में तो सत्य ज्ञान बात, सीधी सीधी बात। और जो भी प्रदर्शनी देखे उसके बाद ओपिनियन लिखवानी है, उसकी ओपिनियन साइन करवाने हैं। पर्चे छपाए होते थे और उसमें क्या लिखा होता था आप देखिए। प्रदर्शनी पहले दिन ही समझाने के बाद उससे टिक करवाते थे, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है लिखो, गंगा पतित पावनी नहीं है लिखो। ये ऐसी चीजें जो है एकदम जो है, जो बिल्कुल दया ज्ञान बाबा का, वो जैसे कि सब चीज साइन करवाते थे। इसको कहते थे
बाबा के पास समाचार भेजते थे। ये तो बाबा कहता था क्या कर रहे हैं आप बच्चे, सत्य ज्ञान एकदम जो चीज है वो हम लोगों को सुनाया करते थे। मंदिरों में बाबा की शक्ति कैसे काम करती थी, मम्मा की शक्ति कैसे काम करती थी, दादियों की, उन्होंने बताया देखो बाबा उनकी ताकत है तो भी हम उनकी कार्य में सेवा कर रहे हैं। देखिए अब वो हमारे सामने साकार रूप में नहीं भी है और उनकी काम कर रहे हैं। आज बाबा व्यक्त रूप का पाठ धीरे धीरे बदलते जा रहा है, हम सभी जानते हैं, मगर बाबा का जो है वो तो अपना कार्य कर रहा है। ये कार्य तो निराकार का है ना, किसी को कैसे भी करे कितनी बड़ी मेरी की शक्ति तो नहीं है ना। रहने वाले गृहस्थ में रहने वाले परिवार में रहने वाले गृहस्थ को पवित्र बनाना। अपने भगवान है तो प्रकार दिखाए बच्चे, ये गृहस्थ को पवित्र बनाना ये भगवान किसी धर्म पिता ने गृहस्थ पवित्र बने ये बात नहीं है। लोगों ने थोड़ा बहुत गर्व होगा, मगर गृहस्थ में ये काम विकार नगर का दुबार है, ये विकार नहीं है, ये शिव छोटी शिक्षा पवित्रता की कारण और पवित्रता के कारण ही आगे जाकर के प्रत्यक्षता हो रही है। यही शक्ति है, मूल शक्ति ये है। जैसे जैसे पवित्रता की शक्ति कम होती गई, 16 कला 14 कला ये कलाएं जो कम हुई है, ये पवित्रता की शक्ति डाउन होती चली गई। अब देखो 9 कला तमो प्रधान। अब देखो मुझे याद है साकार बाबा के दिनों की एक और बात सुना देता हूँ आपको लास्ट में। मैं वहां पर ही था मधुबन में, साकार बाबा के समय की बात है, तब ये फैमिली प्लानिंग सिस्टम शुरू हुआ था। एक डॉक्टर आया था वहां पर बाबा से मिलने, तो बाबा ने उससे पूछा बच्चे ये फैमिली प्लानिंग सिस्टम क्या है, अखबारों में आ रहा है। तो उसने कहा बाबा हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अनाज है नहीं, मंदिरों में अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो बाबा फिर हमने गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि लोग विकार में तो जाएं मगर बच्चा ना पैदा करें। बाबा ने कहा अरे तमो प्रधान, ये तो तमो प्रधान। तो ये देखिए क्या चीज है कि लोग जो है आज विकार के अंदर कैसे अंदर नर का द्वार जिसे हम कहते हैं अपनी शक्ति को कैसे खत्म कर रहे हैं। जो हमारी इतनी जो एकदम एनर्जी है, एकदम शरीर को शक्ति देने वाले ब्रह्मचर्य की शक्ति है, आज उसका क्या हाल है। इसलिए इसको कहेंगे तमो प्रधान, कलयुगी अंत का संस्कार, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये है अंदर। इसलिए भाई बहुत सी बातें आपको सुनाई, आपने जितना समय दिया था मैं समझता हूँ कि आप सबने कोई और बात पूछनी है तो पूछ सकते हो भाई। आवाज तो आ रही होगी मेरी आप सबको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव, सभी ने सुना, तो इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स सभी भाई बहनों की तरफ से।
कि आपने अपना कीमती समय दिया। कभी ऐसे रखें